करता हूं। इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर साहब दुबई से लौटे हैं, इसलिए ये सिचुएशन को बहुत बेहतर एड्रेस कर पाएंगे। सर आपका शुक्रिया। मैं ये सोच रहा था या समझ रहा था कि शायद 2-4 दिन 5 दिन में ये मसला निपटेगा, क्योंकि ट्रंप के स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे थे, उससे लग रहा था कि वो कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन अभी जो सुप्रीम लीडर का पहला स्टेटमेंट आया है, उससे मुझे प्रतीत होता है कि ईरान इस वार को अब एक्सक्लेट करने वाला है। तो वैश्विक स्तर पर ईरान की स्ट्रेटजी के बारे में आपकी राय, ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा, कूटनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से इसका कोई हल निकलने की निकट भविष्य में कोई गुंजाइश है अथवा नहीं? देखिए ब्रिजेश जी, आपके साथ बहुत लंबे समय बाद जुड़ रहे हूं मैं। जहां तक मेरी समझ है कि जो वैश्विक संकट का युद्ध है वो पहली बार बहुत लंबे समय बाद इस तरह की स्थिति बनी है। और इसको मैं अगर एक सेंटेंस में कहूं तो शक्तिशाली की शक्तिहीनता नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल तकनीकी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हथियारों की दृष्टि से, सेना की दृष्टि से कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है ईरान का। लंबे समय तक ईरान पे प्रतिबंध लगा के बुरी तरह से ईरान को पैरालाइज कर दिया था। फिर भी ईरान की जो नीति में स्पष्टता है, लक्ष्य में स्पष्टता है, वो अमेरिका में नहीं है। अमेरिका की शक्तिशाली होते हुए भी रणनीति और लक्ष्य में इतनी अस्पष्टता है जिसकी वजह से ये हालात बन गए हैं। अब ईरान के फेवर में स्थिति क्यों बन रही है, उसका कारण ये एक तो ज्योग्राफी है ईरान की, वो ईरान के फेवर में जाती है। दूसरा, ईरान का जो फेथ है जिसमें शहादत का कंसेप्ट है, हुसैन को लेके उस तरह का लोगों का कमिटमेंट बहुत है। लोग अपने हार्डशिप सहन कर लेंगे लेकिन कमिटमेंट नहीं छोड़ेंगे। और तीसरा, ईरान की जो जितनी पुरानी सभ्यता है तो उसका बौद्धिक एलिमेंट है वो कहीं अमेरिका से ज्यादा है। तकनीकी दृष्टि से अमेरिका बहुत आगे हो सकता है, लेकिन उस तरह का एनलाइटनमेंट जो पर्शियन कल्चर का है वो अमेरिकन कल्चर का नहीं है। तीन तो ये बिल्कुल फेवरेबल हो गए। इसके अलावा जो नीति की स्पष्टता है ये एक चौथा कारण हो गया। और पांचवा यह है कि खुमैनी के पिताजी को, उनकी माँ को, सबको मार दिया। तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे, उदार होंगे, ये अनएक्सपेक्टेड था कि वो और ज्यादा कट्टर होंगे अपने पिताजी से भी, और वही हो रहा है। अब अमेरिका वापस कैसे निकले उनके सामने, अमेरिका के सामने, ये समस्या है। और वार की स्थिति होती है ना, तो विजय जी आप जो इस स्थिति को समझते हैं उसमें एक तो कोवर्ट एक्शन होते हैं और एक होते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो अब अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि अरब कंट्रीज को और ईरान को आपस में टकराहट की स्थिति में ले आए, लेकिन अरब कंट्रीज हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंटली चल रहे हैं और कुछ तो यहां तक कहते हैं कि हमारा ब्रदरली है, हम ब्रदरली कंट्री के साथ कैसे लड़ लें नुकसान होते हुए भी। और जो ज्यादातर नुकसान हो रहा है इन कंट्रीज का, जो मिसाइल जाती हैं ईरान से इजराइल की तरफ, उसमें बीच में अमेरिकन बेसेज हैं वो इंटरसेप्ट करते हैं, और इंटरसेप्ट करेंगे तो बहुत से टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं। तो एक तो उसकी वजह से हो रहा है। और कुछ जो अमेरिकन बेसेज को टारगेट भी ईरान करता है इन कंट्रीज में, तो वहां पे कुछ कोलेटरल डैमेज हो जाता है, वो होता है रणनीति में। अब लास्ट जो भारत वाली बात आप कह रहे थे, भारत को लेके मैं देखिए हमारे राजनीतिक नेता हैं अलग अलग दलों के, उनकी सभी की बातों में सत्यांश है, कोई परफेक्ट नहीं है। और यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अच्छा लक्षण है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन भारत का मैं देखूं, भारत, आप और हम तो किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, और आप और हम जानते हैं कि 71 में भारत में कैसा संकट आया था, अग्नि परीक्षा थी, भारत अच्छी तरह निकल के आया उससे। 98 में कैसा संकट आया था जब एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था, भारत को कोई ने उस संकट से निकला। तो भारत इस संकट से भी निकलेगा। लेकिन ये राजनीतिक दल हमारे आपस में करते हैं, ये अपने स्कोर सेटल करना या अपनी बातें कहना एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का पार्ट है। क्योंकि सरकार है, वो सरकार के प्रतिनिधि डिफेंड करेंगे, अपनी पोजीशन को थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, अपोजिशन वाले एक विषय की आलोचना हो रही है कि भारत की स्वाभाविक नहीं है, भारत की एलपीजी पर या कच्चे तेल पर जो निर्भरता खाड़ी देशों के साथ रही है, और ये जानते हुए भी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान कभी भी वार सिचुएशन में बंद कर सकता है, क्या हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को
डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकते थे, अन्य क्षेत्रों पर नहीं कर सकते थे। कतर पर हमारी एलपीजी को लेकर खास तौर पर जो निर्भरता जिसको हम आज भुगत रहे हैं। देखिए, हमने जैसे अपने ऑयल की जो निर्भरता थी, हम रशिया की तरफ गए, ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिफाई हमने नहीं किया है, लेकिन ये इस तरह की स्थिति तो अनएक्सपेक्टेड थी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान और अमेरिका इजराइल का वार इतना लंबा चलेगा। तो अगर ये और लंबा चलता है तो अमेरिका में हिंदुस्तान से भी बुरा हाल हो सकता है मिड टर्म में ट्रंप की पार्टी बुरी तरह हार भी जाए। अगर 10-15 दिन और चल गया तो ये नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जो होर्मुज वाली स्थिति है, वहां ईरान ने अब थोड़े से माइंस और फिट कर दिए हैं, तो उससे अगर नहीं भी चाहते हैं तो कई बार आप अलाउ भी करोगे शिप को, तो कोई माइन अगर एक्सप्लोड हो गया तो अनएक्सपेक्टेड भी नुकसान हो सकता है, क्यों माइंस बहुत फैला दिए हैं वहां। तो अब जो अंतर करना बड़ा वार की स्थिति में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कूटनीतिक के रूप में, एक जानकार के रूप में आप क्या मानते हो कि ये वार अभी निकट भविष्य में खत्म होने वाली है, या फिर आज के स्टेटमेंट के बाद खमेनी के ये लंबी चलेगी? देखिए, निश्चित रूप से वार लंबी चलेगी, और अगर ईरान को पूरी तरह अगर खत्म भी कर देते हैं तो वार की स्ट्रेटेजी दूसरी हो जाएगी, गोरिल्ला वारफेयर की स्थिति आ जाएगी, जगह जगह आतंकवादी अटैक होंगे, उस तरह से चलेगा। लेकिन ईरान को अगर बिल्कुल नेस्तनाबूद भी कर देंगे वो अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा, उन सब चीजों से, तो भी वार लंबा चलेगा, कि वो रणनीति बदल कर। बहुत शुक्रिया। मैं